नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी प्यारे साथियों को, भाइयों बहनों को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, राधे कृष्णा। जिस भी आप धर्म को मानते हो भी बहुत बहुत नमन है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जो हमारा 15 मिनट का शो है। चलिए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप सभी के साथ। फिलहाल इसकी जो भी पीडीएफ है वो लगातार मैं आपको शेयर भी कर देता हूं, और आप सब बहुत ब्रदर सिस्टर इसमें हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं। फिर भी जो भी हमारे न्यू व्यूअर्स हमारे साथ लगातार जुड़ते रहते हैं, उनसे भी बहुत बहुत विनम्र निवेदन है कि आप जो है वो हमारे साथ यहाँ पर अवश्य जुड़े। क्यों? मैं आपके साथ यहाँ पर स्पेशली जुड़ता हूँ पूरे हिस्ट्री के सेक्शन के साथ, पेपर 5 और इंटरनल सिक्योरिटी के साथ। तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर मैं आपको बहुत सारी अपडेटेड चीजें भी प्रोवाइड करता रहता हूँ। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, तो ऑफिशियल टेलीग्राम पे भी अवश्य आप जुड़े। फिलहाल आपको अगर मुझे डायरेक्टली मैसेज करना हो, व्हाट्सअप करना हो, ये मेरा नंबर है, व्हाट्सअप का नंबर। आप मुझे डायरेक्टली इस नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे फोन आते हैं और मुझे यही कहते हैं कि सर कम से कम एक आप है जो जिनसे हम निशुल्क सलाह भी ले सकते हैं। तो आप सबको मैं एक बात विश्वास के साथ ये दिलाना चाहता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हम आपसे पेड बैच की ही यहाँ पर बात करते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपको कहीं पर जरूरत और सलाह की नीड है, तो आप मुझसे वहां पर भी ले सकते हैं। इसका अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि हम आपको यहाँ पे कहेंगे कि आप बैच ही ले लो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो आपकी श्रद्धा के ऊपर रहता है कि आपको कोई जानकारी चाहिए होती है तो वो हम प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन वो आपकी निशुल्क भी रहती है। सेकंड थिंग, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अगर उसमें कुछ आपको सलाह चाहिए होती है तो आप उसमें भी ले सकते हैं। तो आप सभी के मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस भी आते हैं, फ़ोन भी आते हैं, मैं उसको अटेंड भी करता हूँ और बात भी करता हूँ। तो आप और आपके द्वारा बहुत ज़्यादा मुझे प्रेज भी किया गया, तो मैं उसका भी बहुत हाथ जोड़ करके आप सभी का शुक्रिया भी करता हूं। चलिए भाई, आज के सेशन की तरफ चलते हैं। फिलहाल आज स्लेव डायनेस्टी के ऊपर कुछ क्वेश्चन आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, आप प्लीज आंसर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन ये है आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, प्लीज बताने का प्रयास कीजिए। यहां पर एक क्रोनोलॉजी आपके सामने दी गई है और क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं। तो अरेंज द फॉलोइंग रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर असेंशन। रुकनुद्दीन फिरोज शाह, आराम शाह, कैकूबाद, अलाउद्दीन मसूद शाह। गुलाम वंश के निम्नलिखित शासकों को उनके सिंहासन पर बैठने के सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। रुकनुद्दीन फिरोज शाह, आराम शाह, कैकूबाद, अलाउद्दीन मसूद शाह। क्या लगता है आप सभी को आंसर? तो आशा करता हूं आपने इसका आंसर अवश्य दिया होगा। चलते हैं इसके सही आंसर की तरफ। फिलहाल आप सभी जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक की जब डेथ होती है 1210 में, तो उसके जस्ट बाद जो पावर में आता है वो आता है आराम शाह। तो आराम शाह आपको आता हुआ दिखाई पड़ेगा, लेकिन आराम शाह लाहौर से ही राजा बनता है, अपने आप को डिक्लेयर करता है राजा सुल्तान, ठीक है। और उसको हटा करके बाईपास करता है कौन? इल्तुतमिश स्टार्ट करता है कहां से? दिल्ली से। तो इल्तुतमिश आता है। उसके बाद इल्तुतमिश जब की डेथ होती है जब, तब फिर आता है पावर में कौन? रुकनुद्दीन फिरोज शाह आता है। और रुकनुद्दीन फिरोज शाह को फिर बाईपास करती है कौन? रजिया बेगम। रजिया के बाद कौन आता है? बहराम शाह आता है। बहराम शाह 1240 से 1242 तक रहता है। फिर 1242 से 1246 के में आता है आपका अलाउद्दीन मसूद शाह। फिर अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद फिर नासिरुद्दीन महमूद शाह, और फिर इसको बाईपास करता है कौन? इसी का ही ससुर, दैट वाज बलबन के बाद फिर आता है आपका कैकूबाद, और फिर उसके बाद फिर आपको क्यूमर्स लास्ट रूलर के रूप में देखने के लिए मिलता है। तो इस प्रकार से इसके आंसर की तरफ अगर आप जाते हैं तो यहां पर सबसे पहले आपको मिलेगा कौन? आराम शाह। फिर उसके बाद आपको मिलेगा रुकनुद्दीन फिरोज शाह, फिर आपको दिखाई देगा अलाउद्दीन मसूद शाह, और फिर कैकूबाद आपको दिखाई पड़ेगा 4 नंबर पे। यहां पर आप इसके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को देख सकते हैं, ठीक है। दिस वे द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, देन आराम शाह, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, फिर देन रुकनुद्दीन फिरोज शाह, फिर रजिया बेगम, फिर मुइजुद्दीन बहराम शाह, फिर अलाउद्दीन मसूद शाह, फिर नासिरुद्दीन महमूद, फिर गियासुद्दीन बलबन, फिर मुइजुद्दीन कैकूबाद, और लास्ट में फिर आता है क्यूमर्स। जो कि आपका
स्लेव डायनेस्टी का लास्ट रूलर आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से कौन तबकात ए नासरी के लेखक थे जो गुलाम वंश का विस्तृत विवरण प्रदान करता है? क्वाइट इजी क्वेश्चन। मिनहाजुद्दीन सिराज, जियाउद्दीन बर्नी, आमिर खुसरो, हसन निजामी। चलिए आंसर आपने बता दिया होगा। हसन निजामी की तो आप किताब का नाम जानते हैं, ताजुल मासिर। ताजुल मासिर किताब इसकी देखने के लिए मिलेगी। अमीर खुसरो की बहुत सारी किताबें आपको देखने के लिए मिलती है, आशिका भी आपको देखने के लिए मिलती है, किरानुसादेन वाली भी देखने के लिए मिलती है। तो अमीर खुसरो की बहुत सारी किताबें हैं। जियाउद्दीन बर्नी की फतवा जहादारी आपको देखने के लिए मिलती है। मिनहाजुद्दीन सिराज की किताब आपको देखने के लिए मिलेगी तबकात ए नासरी, जो कि स्लेव डायनेस्टी के बारे में चर्चा करते हुए आपको ज्ञान प्रदान करती है। लेकिन इसका एक और क्वेश्चन है, उसके आंसर को बताइए। ये तो सरल था, प्लीज इसको बताइए। तबकात ए नासरी जो है वो स्पेशली किस सुल्तान के समय में लिखी गई है, किस सुल्तान को समर्पित की गई? इल्तुतमिश के समय में लिखी गई, गयासुद्दीन बलबन के समय में, नासुद्दीन महमूद के समय में, या कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में? क्या लगता है आंसर? आशा करता हूं आपने इसका आंसर अवश्य दिया होगा। किताब का नाम तो आपको याद है, तबकात ए नासरी, लेकिन वो किस रूलर के डेडिकेट की गई है, किसके समय में इसको मेंशन किया गया? तो स्पेशली याद रखिएगा, नासिरुद्दीन महमूद के टाइम पीरियड पे इसको मेंशन किया गया था। ये इसी को ही डेडिकेट भी की गई थी, नासिरुद्दीन महमूद को। कौन सी? तबकात ए नासरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बताइएगा प्लीज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहां पर पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है इक्ता सिस्टम को लेकर के। लिखा है इट वॉज हेरिडिटरी ग्रांट ऑफ लैंड रेवेन्यू टू मिलिट्री कमांडर्स। ओके, यह सैन्य कमांडरों को भू राजस्व का एक वंशानुगत अनुदान था। सेकंड, इक्ता के धारक कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा राजस्व एकत्र करने के लिए जिम्मेदार थे, मतलब दोनों ही काम करते थे, लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करते थे और राजस्व भी एकत्रित करते थे। थर्ड कह रहा है प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के बाद बचा हुआ जो अधिशेष राजस्व है, जिसको फवाजिल कहा जाता था, इसे केंद्रीय खजाने में भेजना पड़ता था। लिखा है 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 1 3 सही है, या 1 2 और 3? ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। क्या लगता है आंसर? चलिए आशा करते हैं आपने इसका आंसर अवश्य दिया होगा। देखिए पहले को देखते हैं, यह सैन्य कमांडरों को भू राजस्व का एक वंशानुगत अनुदान था। बस यहीं पर एक सबसे बड़ी गलती हो जाती है, वंशानुगत अनुदान। ये हेरिडिटरी राइट नहीं था, बल्कि ट्रांसफरेबल इन नेचर हुआ करता था, अर्थात इसका हस्तांतरण किया जा सकता था। यही चीज इनको राजपूतों के सामंतीय सिस्टम से अलग बनाती थी। इसीलिए इक्ता व्यवस्था जो है वो ज्यादा प्रगतिशील बन गया, क्योंकि यहां पर ट्रांसफरेबल लैंड को रखा गया था कि ट्रांसफर हो सकता है। सेकंड, ये बात सही है कि जो भी इक्ता धारक होता था, इल्तुतमिश ने यह व्यवस्था चलाई थी और तुर्का ने चहलगानी के मेंबरों को ये इक्ता व्यवस्था बांटी भी गई थी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे, ये भी बात बिल्कुल सही है, और वहां का जो राजस्व था उसको भी एकत्र करने के लिए लोग जिम्मेदार थे। ये बात सही है कि जो भी प्रशासनिक खर्चे पूरा हो जाते थे, जो अधिशेष जो बचा हुआ रकम होता था उसको फवाजिल कहते थे। ये अपने आप में क्या कहते हैं क्वेश्चन है कि जो अधिशेष रकम है उसे क्या कहा जाता था? उसे फवाजिल ही कहा जाता था, और इसे केंद्रीय खजाने में भेजना पड़ता था। ये बात बिल्कुल सही है। दैट्स वाई आपका दूसरा वाला ऑप्शन और ये तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल सही है। आपका जो पहला वाला ऑप्शन है वो गलत हो जा रहा है, क्योंकि उसमें हेरिडिटरी शब्द को रखा गया था। हेरिडिटरी राइट ये नहीं था। ये अलग बात है कि इक्ता व्यवस्था को आगे हेरिडिटरी बनाने का फिरोज शाह तुगलक के समय में प्रयास किया भी गया था, लेकिन प्राइमरी रूप से ये वंशानुगत प्रणाली नहीं थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कुतुबुद्दीन ऐबक। He assumed the title of Lakhbaksh due to his generosity. Okay, he shifted his capital from Lahore to Delhi. Which of these statement above is are correct? ऐबक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करें। उसने अपनी उदारता के कारण उसे लाख बख्श की उपाधि भी दी गई थी। उसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी। कौन से कथन आपको यहां पर सही देखने के लिए मिल रहे हैं? क्या लगता है आंसर?
आशा करता हूं कि आपने इसका आंसर अवश्य दिया होगा, लेकिन याद रखिएगा यह बात बिल्कुल सही है कि इसको लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। दैट इज अ लाख बख्श, ठीक है ना, लाख बख्श का टाइटल इसको दिया गया था, ठीक है। सो बट इल्तुतमिश ने अपना जो पूरा रूलिंग की है वो लाहौर के क्षेत्र से ही की है, क्योंकि आपको मालूम है कि उसका जो ससुर था उसका नाम था जो गजनी से रूल कर रहा था, एल्दौज, ताजुद्दीन एल्दौज, है ना। सबसे बड़ा उसको उसी का ही डर था कि कहीं वो इधर से अटैक ना कर दे, क्योंकि एल्दौज जो है अपनी ही टेरिटरी मानता था किसको, दिल्ली की भी। इसीलिए वो हमेशा इल्तुतमिश उसके प्रति सशंकित रहा। दैट्स वाई उसने हमेशा क्या कहते हैं अपना डोमिनेंस जो है वो लाहौर के ऊपर ही बनाए रखा और लाहौर पे ही उसकी फिर डेथ भी हो गई थी। ये बात सही है कि अपनी उदारता के लिए उसको लाख बख्श कहा जाता था। उसे हातिम ताई का टाइटल भी दिया गया था। कुरान का बहुत सुरीले स्वरों में पाठ करता था, इसीलिए उसे कुरान खान भी कहा जाता था, ठीक है। तो इसका मतलब केवल एक सही है, यहाँ पे सही पूछ रहा था तो दैट्स वाई केवल ए जो ऑप्शन है वो आपको सही मिलेगा, ठीक है, बाकी वो गलत है। नेक्स्ट बताइएगा, विच स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वाज क्रिएटेड ड्यूरिंग द रीन ऑफ बहराम शाह, सक्सेसर ऑफ रजिया, विच कंसंट्रेटेड एक्सिक्यूटिव पावर अवे फ्रॉम द सुल्तान। रजिया के उत्तराधिकारी बहराम शाह के शासनकाल के दौरान किस विशिष्ट प्रशासनिक पद का सृजन किया गया था जिसने सुल्तान से कार्यकारी शक्तियों को छीनकर केंद्रित कर दिया था? वजीर बरीद ममालिक, अरज ममालिक, नायब ए ममालिक। क्या लगता है आंसर आप सभी को? आशा करते हैं आपने इसका आंसर अवश्य दिया होगा। तो देखिए, क्योंकि रजिया ने लगातार, रजिया के समय विद्रोह भी हुए थे, अल्तूनिया का भी विद्रोह हुआ था, है ना, एक कॉन्स्पिरेसी भी चली गई थी। हाँ, जो रजिया है के बाद जो भी रूलर आने वाले हैं उनको कंट्रोल कैसे किया जाए। तो जब रजिया यहां से गई थी तो फिर उसका जो भाई था दैट वाज बहराम शाह, उसको पावर के ऊपर लेकर के जरूर आए थे। कौन लेकर के आया था? इख्तियारुद्दीन एतगीन। इख्तियारुद्दीन एतगीन लेकर के आया था। ये एतगीन रजिया का विश्वास पात्र था, लेकिन इसने धोखा ही दिया था उसको भी। तो एतगीन ने उसके ब्रदर जो था बहराम शाह, उसको बहराम शाह को पावर के ऊपर लेके आता है, लेकिन उसको पपेट रूलर के रूप में केवल अपॉइंट किया जाता है और एक नए पद को क्रिएट किया जाता है जिसे नायब वजीर कहा जाता था, जिसे पूरा नाम नायब ए ममलिकात हुआ करता था। तो नायब के पद को क्रिएट किया गया था बहराम शाह के समय में, और पहला नायब जो बना था वो इख्तियारुद्दीन एतगीन ही बना था, ठीक है ना। चलिए, आज के सेशन को फिर यहीं पर विराम देते हैं। फिलहाल कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, माफी चाहेंगे कुछ टेक्निकल रीजंस के कारण। फिलहाल ये 15 जून तक का आपको समय दिया गया है, लेकिन आज के लिए स्पेशली 16 जून के लिए भी आपको ये समय दिया जा रहा है। अगर आप किसी भी बैच से इसमें जुड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि मेरी क्लास नहीं हुई थी ना, इसीलिए आज भी आपको ये ऑफर दिया जा रहा है। अगर आप किसी भी पेड बैच से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या सीधे आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, उनसे बोल सकते हैं सुमित सर से हमारी बात हुई है, हमको कल वाला ही डिस्काउंट चाहिए, ठीक है। तो कल वाला ही आपको डिस्काउंट देंगे, क्योंकि मेरी क्लास कल नहीं हो पाई थी। तो यहां पर आपको कल वाला ही डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। मेरा कोड अवश्य बता दीजिए, साई लाइफ मेरा नाम अवश्य बता दीजिए, तो उससे मैक्सिमम डिस्काउंट तो मिलेगा ही। सारा अपडेटेड बैच भी आपको मिलता है। ये आरंभ जो बैच देख रहे हैं, ये एक फाउंडेशन का बैच है। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू आपको तैयारी कराई जाती है। जब भी बैच खरीदें हमेशा प्लैटिनम ही खरीदें। क्यों? क्योंकि इसमें फिर आपको प्रीलिम्स की पूरी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, प्रीलिम्स का पूरा क्रैश कोर्स मिल जाएगा, मेंस की पूरी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, मेंस का पूरा क्रैश कोर्स मिल जाएगा। इसके अलावा जो भी किताबों की नीड है वो आपके घरों में पहुंचा दी जाएंगी। एनसीईआरटी का पूरा बैच मिल जाएगा, और ये वाले बैच तो आपको मिलेंगे ही फाउंडेशन के। आरओ की तैयारी करना चाहते हैं तो आरओ का भी सेपरेट बैच हमारा अभी स्टार्ट हुआ है, आप उसका पार्ट स्पेशली बन सकते हैं। केवल टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो हमारी टेस्ट सीरीज भी चल रही है, अपनी सुविधा के अनुसार आप इसको देख सकते हैं। किसी भी प्रकार की मदद चाहिए हो तो आप मुझे यहाँ पर मैसेज भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ देवियों सज्जनों, आप सभी के उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। सेशन को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल।